बच्चों पानी बरस रहा था, बस सर आ गए हैं ना, शुरू करने जा रहा है। आदेश मुझे दे दिया लेकिन आदेश को ही खराब दोनों चीजें खराब 80-90% इंग्लिश मीडियम, लेकिन हिंदी मीडियम से कोई देती नहीं। डबल 9958 Saliendo su propio auto di Wikipedia, il game society sotto l'influenza. हेलो स्टूडेंट्स, नमस्ते सर। बच्चों नमस्ते नमस्ते। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। आप लोगों ने मौसम इतना बढ़िया बना रखा है कि पूछिए मत। 2 बजे बारिश में भीगते हुए मैं घर पहुंचा। और सर ये तो गुरु की कृपा से है। ये बेटा तुमने बहुत बात की, ये प्रभु की कृपा है कि बारिश हो रही है। बहुत से एरिया में बेटा बारिश बिल्कुल नहीं हो रही। प्रभु की नहीं, गुरु जी की कृपा ज्यादा है सर। अरे बाप रे, अब पता नहीं ये बालक कहाँ से घुमा फिरा दिया हमें। ऐसी बात नहीं है। खुश रहो बेटा, खुश रहो। मैं तो ये कहूँगा कि ये ऊपर वाले की कृपा है कि बारिश हो जा रही है। अदरवाइज अभी पूर्वी उत्तर प्रदेश साइड में तो बिहार साइड में बारिश लगभग बंद थी। अभी प्रियंका ने फिर फोन किया कि सर क्लास में आप आएंगे कि नहीं, ये और वो। सर मैंने कब फोन किया? तुम्हें नहीं, दूसरी प्रियंका आ गई है। तो मैंने कहा कि भाई मैं आ रहा हूँ, जैसे भी हो। मैं बुक कर रहा था गाड़ी, इतने में देखा कि कुछ बारिश रुक सी गई है, 2-4 बूंद पड़ रही हैं। फिर मैं बाहर निकाला, थोड़ी दूर ज्यों चला हूँ तो लगभग वो भी कहानी बंद सी हो गई। तो ऐसे में कुल मिला के अब आपके सामने हैं, तो चलिए कुछ पढ़ा जाए, कुछ देखा जाए, कारवां को आगे बढ़ाया जाए। आज स्मार्ट लगे। देखिए देखिए, सिकंदर ना बटरिंग करना शुरू कर दिया। चुपचाप पढ़ो, ठीक है? तो सर, हाँ, मेरी आवाज जा रही है? बिल्कुल आवाज आ रही है, बोलो। सर एक कल की क्लास का लिंक चाहिए था, मिसिंग लिंक। मैं आज कईयों को फोन किया हूँ, कई लोग फोन पे आए ही नहीं। मैं आज बैठा हुआ था, बड़े मुश्किल से आईएएस दरबार के हम लोग उस पे आईएएस दरबार और दोनों पे ही हम लोग लोडिंग कर रहे थे एटलस पे। तो कईयों के नंबर हम भी फोन नहीं रिसीव कर पाए आपका। बताओ। चलो खैर, अब क्लास के बाद हम लोग चर्चा करते हैं इस पर, ठीक है? हाँ कॉल की तो बट आप नहीं रिसीव कर पाए। कोई नहीं। ये गैलेक्सी घूम रही है सर, ये गैलेक्सी है। हाँ, 12 बुक है ना सर? यस सर, मार्केट मौला रनिंग। एक प्रमोद शर्मा खुद ही करते हैं, अरिहंत भी करता है। देख से बात चल रही है दिशा पब्लिकेशन से। हाँ बस चल रही है। आ जाइए सर, आ जाइए। बच्चों हमारे आदित्य सर हैं। आज 2-2.5 साल बाद, कोरोना के बाद मुलाकात हुई है। तो और सर भी एक अच्छे राइटर हैं और एक अच्छे टीचर हैं इन बोथ मीडियम, हिंदी एंड इंग्लिश। तो एक अच्छे फैकल्टी और एक अच्छे पर्सन के रूप में
आज सर अचानक मुलाकात होगी तो एक बार अच्छा सर चलिए ऑफिस में चलते हैं, तो आज आए हैं। देखिए हो सकता है जल्दी से आप लोगों से मुलाकात हो और बहुत सारी चीज़ें हों। सर सोशोलॉजी के एक्सपर्ट हैं दोनों मीडियम में, तो बस यही सब है और जल्दी मुलाकात हो सकती है। ठीक है जी सर, जी सर, थैंक यू थैंक सर। यू ऑल ऑफ यू। इंतजार रहेगा सर। आप लोग प्रमोद शर्मा के एक्सपीरियंस, प्रमोद शर्मा सर के लंबे एक्सपीरियंस, हमारे बहुत पुराने मित्र, 2 दशक से जो ज्योग्राफी में जो इन्होंने जो मुकाम हासिल किए हैं, उनके अनुभव का बेनिफिट लीजिए। और यूपीएससी में तो इस क्षेत्र के ये सबसे महारथी हैं ज्योग्राफी के। हमारा जब बारी आएगी हमारी अपनी सोसाइटी और सोशोलॉजी, तो जरूर हम ये एक्सपीरियंस, हमारे अनुभव का बेनिफिट आप लोगों तक पहुँचेगा। बहुत अच्छा सर, आप लोग का इंतजार रहेगा। बिल्कुल बिल्कुल सर। तो कल हम लोग लौह इस्पात उद्योग को पढ़ रहे थे। लौह इस्पात उद्योग में बहुत सारी चर्चाएं हुई और उस चर्चाओं को एक और डायमेंशन के रूप में दे के मैं खत्म करना चाहूंगा। पेन गिर गया तुम्हारा। कल हम लोगों ने मैप नहीं बनाया था कि नहीं सर। वितरण, हालांकि सिकंदर ने, मैं देखा हूं, बड़ा अच्छा आंसर लिखा है और एक सुंदर सा मैप भी बनाया हुआ है। इस रूप में नो डाउट सिकंदर ने बड़ा तेजी से काम करते हुए फटाफट चीज़ों को आगे बढ़ाया है। तो आप लोग भी फटाफट जो मैंने क्वेश्चन दिए हुए थे उन सबको लिखो, देखो, कुछ सोचो, विचार करो। और इसी क्रम में एक और चीज बनती है बच्चों कि भारत में लौह इस्पात उद्योग क्या सिर्फ आपके खानों के पास ही सिचुएटेड है, या वो यानी कि लोहे की खान के पास या कोयले की खान के पास? क्या यही सत्य है पूरी तरह से कि भारत का सभी लौह इस्पात उद्योग कोयले और लोहे की खानों के पास है? बोलिए। नो सर, सभी तो नहीं है। तो फिर कहाँ है भैया, जरा बता दो। और कहाँ पे है जरा बताओ भाई। सरला तुम्हें जोड़ दिया गया है उस क्या बोलते हैं ऐप पर। मेरे पास 8-9 बच्चे आए थे जिनका नाम श्रवण मल्होत्रा का भी नाम, सिकंदर भी, और अंजुम बेटा आपका भी, चांदनी, सरला, आशा का भी नाम जोड़ दिया गया है। पुष्पमाला का मेरे ख्याल से नाम एक्सटेंड मैंने कर दिया है। राजेश बेटा, सर मेरा, यास्मीन बेटा तुम उसी याद नहीं आई, सच बता। यास्मीन सबसे लास्ट में है और वो उस समय तुम्हारा नाम याद नहीं हो पाया, पर मैं वो कर दूंगा, ठीक है, परेशान मत होना। शशांक मलवे का भी नाम जोड़ दिया है। शशांक मलवे का भी नाम जोड़ दिया गया है। जी थैंक यू सर। ओप्पो कौन है भाई, नाम लिख लो भाई। ओप्पो जो भी है, ओप्पो कौन है? ओप्पो 1K, क्या नाम है बेटा आपका? ओप्पो क्या नाम है आपका बेटा? खुशबू बेनीवाल सर। खुशबू, अच्छा, खुशबू का नाम नहीं जुड़ा हुआ है तो मैं आज 1-2 दिन में जाएगा सर, देख सकती। हाँ तो खुशबू देख लेना बेटा, उसमें कोई बात नहीं। और राजेश, हाँ सर। तुम्हारा नाम नहीं जुड़ा हुआ बेटा, या तो फॉर्मेलिटी नहीं हुई होगी या मेरे पास नाम नहीं आ पाया। तो एक बार पूजा मैम से तो बोले थे, हम आज भी बोले हैं। अच्छा चलो मैं देख लेता हूँ, तो उसको मैं जैसे भी हो सकता फॉर्मेलिटी करा वो मैं देख लेता हूँ, जोड़ दूंगा एक बार कंसल्ट करके। और प्रियंका तिवारी का भी नाम, पुष्पमाला का भी नाम, और ये सरला का भी नाम है, शशांक। तो मोस्ट ऑफ सभी के नाम। प्रियंका गुप्ता का नाम बिल्कुल नहीं है, ठीक है। प्रियंका कहेगी सर चिराग तले अंधेरा, मैं तो यहीं पे आती हूँ क्लास में और आप मेरा मतलब जोड़ दिया, घबराओ मत, ठीक है। तो चलो खैर, सर बोल रहे थे ऐप पर कब से स्टार्ट होगा?
अब देखो ये फॉर्मेलिटी हो जाएगी तो मैं उम्मीद करता हूँ आज कल ही हो सकता हो जाए, नहीं तो परसों हो जाए, जब भी हो। वो थोड़ा सा और टेक्निकल एस्पेक्ट बचा हुआ है, वो कंप्लीट कर लूँ मैं, तो फिर उसी पे सीधे आप लोग जाया करिएगा। सर मतलब आप जोड़े हैं ना, उसके बाद से मेरे में दिखा रहा है लाइव क्लासेस और चूज का ऑप्शन है, पर वहाँ पे जाने पे कोई वीडियो शो नहीं करता है। तो उसमें लाइव यस सर, नहीं शो नहीं करता है ये, फिर अपलोड क्लास भी कुछ भी नहीं दिखाता है। अच्छा, हाँ Yes, अभी sir. मतलब आपको जी 2 सर, बजे नहीं कॉल दिखता उससे। 2 बजे कॉल किए थे ना हम आपको, तो चलो कोई भी मैं मतलब वीडियो शो नहीं कर रहा है। ऐसे दिखा रहा है कि हाँ यहाँ पे चूज करने का ऑप्शन है, चूज किया जा रहा है तो दिखा नहीं रहा है। चलो उसमें फिर एक बार वही मैं कह टेक्निकल है थोड़ा सा, अब मैं अपने लेवल पे टेक्निकल थोड़ा काम कर लूँ, तो फिर उसके बाद मैं बंदे को कॉल करूँगा जो रायपुर में बैठा हुआ है, उसको वो फिर अपना डील करेगा। सर तो- जैसे इस पे क्लास हो रही है वैसे सर इसकी भी होगी। हाँ हाँ, बस ये है कि उस पे ऐप में फिर क्लिक करना पड़ेगा आपको, फिर लिंक पे नहीं क्लिक करना पड़ेगा। ओके सर। वहाँ ऐप पे जाओगे, अपने आप जूम से जुड़ जाओगे और सारी चीज़ें अपने आप फिर वहीं पर ऐप पे ही क्लास भी पहुँच जाएगी, वहीं अपलोड भी हो जाएगी अपने आप। चलो खैर, तो यहाँ पर मैं बात कर रहा था कि क्या भारत में सभी लौह इस्पात उद्योग के कारखाने खानों के पास ही हैं? प्राइमरली देखोगे तो नो डाउट आपको बात दिखाई देगी कि यस, ज्यादातर लौह इस्पात उद्योग, या यूं कहें कि लगभग सभी लौह इस्पात उद्योग खानों के पास, लगभग सभी बच्चों। बट नो डाउट एक्सेप्शंस आर ऑल्सो देयर, एक्सेप्शंस भी आपको बहुत सारे देखने को मिलेंगे, जैसे विशाखापट्टनम स्टील प्लांट। विशाखापट्टनम स्टील प्लांट ना तो तट के, ना तो खान के पास है, कोयले की खान ना तो उसके आसपास है, और ना ही लोहे की खान उसके आसपास। इसके बावजूद यहाँ पर लौह इस्पात उद्योग का एक बहुत बड़ा कारखाना स्थित। क्यों? युवान उसको बंद करना वाली, आखिर क्यों? ये बात यहां पर सामने आती, पहली बात। फिर उसके बाद देखोगे दिल्ली एनसीआर के आसपास के क्षेत्र में आपको बहुत सारे कारखाने बच्चों मिलेंगे। दिल्ली एनसीआर में बहुत सारे कारखाने आपको छोटे बड़े लौह इस्पात के कारखाने मिलेंगे। यहां पर कैसे डेवलप हो गया बच्चों? ये कैसे हो गया भाई? ये सोचने वाली बात है ना आपको। बोलिए क्या हो सकता है? प्रियंका बताओ। अनमोल, सर जनसंख्या देखो। तो जनसंख्या से क्या होगा यार? लोहा खाएंगे लोग? यार सोचो, दिमाग लगाओ। चांदनी, अंजुम, बोलिए भाई। राजेश, सिकंदर, हो सकता है कि आप परिवहन लागत सर- कम लगता हो और श्रम सस्ता हो। क्या सर मार्केट मार्केट यहाँ जी कौन सर। सी है? सर एनसीआर क्षेत्र आसपास बहुत बड़े जनसंख्या का एरिया सर, वहाँ पे हाँ, तो उससे क्या डेवलपिंग होगा? एरिया है, डेवलप कर रहा है, बहुत सारी चीजें बन रही है, इंफ्रास्ट्रक्चर। अच्छा। तो जाहिर सी बात, मार्केट बहुत बड़ा है सर वहाँ पे। और विशाखापट्टनम सर, वहां से तो एक्सपोर्ट होता है, जापान भी जाता है, जहाज के कुछ आयरन वहां पे भी जाते हैं। जहाज के? जी सर, वो स्क्रैप जो जापान खरीद के लेके जाता है वहां से। स्क्रैप लेके जाता है? जी बिल्कुल सर। तो वहां प्लांट क्या करेगा? ताली बजाएगा बैठ के? नहीं सर, अब जो रहो। स्क्रैप कुछ वो लेके जाता है, कुछ का यूज हम कर लेते हैं। अच्छा, थोड़ा दिमाग ठंडा करके कुछ लिंक करके सही ट्रैक पर रहते रहते भटक नहीं जाया करते।
देखो बच्चों, एक बड़ी खास बात है कि बहुत सारे कारखाने खानों के पास हैं, पर कुछ कारखाने खानों से बहुत दूर हैं। तो इसके पीछे कुछ कारण, और वो कारण है कच्चे माल की उपलब्धता दूसरे तरह से। अब आप कहेंगे सर कच्चे माल आप फिर फंसा रहे हैं इधर उधर हमें। कच्चा माल तो खानों के पास मिलेगा, नो डाउट, बात तो सही है, खानों के पास मिलेगा। खानों के पास अयस्क मिलता है, ध्यान रखना, खानों के पास अयस्क मिलता है। अयस्क मतलब समझ रहे हो ना, मतलब मिट्टी विट्टी मिला उला जमीन से निकाल के। जरा आप लोग सोचो, लोहा मैं सीधे सीधे कहीं से मुझे मिले, मैं गला के उसे शेप दे दूं तो, यानी कि स्क्रैप, यानी कि कबाड़ा। बोलो भाई, यदि कबाड़ा मुझे मिल जाए 50 टन, 1000 टन, और मैं उसे गला के 1000 टन लोहा अपने मतलब का बना दूं तो, अपने मतलब के शेप में दे दूं तो, बोलिए, अभी भी आप लगता समझ नहीं पाए। बच्चों, कबाड़ा का मतलब होता है शुद्ध लोहा। तुम बोल रहे हो कबाड़ा ना, पर उद्योग की दृष्टि से देखो, वो क्या है? शुद्ध लोहा है। जरा सोचा करो, आपके घरों से कबाड़ी वाला आता रहता है और लेके जाता है माल मसाला, कबाड़ी वाला, हाँ, लोहा ये सर खरीद लेके जाता है। जी सर। हो सकता है गांव देहात में आप लोग रहे हो तो आइसक्रीम वाला आता हो, कुछ तरबूज वाला आता हो, वो भी लोहा, शीशा, ढक्कन ये वो लेके जाता हो और तरबूज खिला के जाता हो आपको। कुछ अनुभव है कि नहीं आप लोगों को? ले जाता है बिल्कुल काम से। पापड़ी वाला भी सर बजाता है डमरू। सोन पापड़ी वाला, तो बात सही है। तो जरा ये सोचिए, वो लोहा ले जाके क्या करता है? घर पे रख के उसको आरती उतारता है। नहीं सर, इसके बड़े खरीदार को बेच देता है। हाँ, तुमसे 20 रुपए किलो पे ले गया, मान लो 15 रुपए किलो पे, और आगे ले जाके 25 रुपए किलो पर बेच दिया। अब कंपनी क्या करे? जो कंपनी को 100 किलो लोहा मिला है, 200 किलो लोहा मिला है, मान लो 2000 किलो लोहा मिला है, ये जब इसको तुम प्रक्रिया के अंतर्गत लाओगे, यानी कि इसका शोधन परिशोधन करोगे, तो यानी कि गलाओगे, मान लो प्रगलन करोगे, शोधन नहीं बल्कि प्रगलन करेंगे, स्मेल्टिंग, प्रगलन करेंगे, तो ये बताइए, थोड़ा ये बताइए आप लोग कि 200 के 200 किलो लोहा निकलेगा कि कम घट बढ़ जाएगा? नहीं सर, कम होगा सर। कम हो जाएगा सर 200 का 200 रहेगा। तो सर जब प्रगलन करेंगे तो सर कम तो होगा ही सर। हाँ, कैसे कम होगा जरा बता दो। जब यहाँ बोल रहे हो कि शुद्ध लोहा है यार, वो तो जो कबाड़ा निकलना था, मिट्टी उट्टी निकल गई। जैसे मान लो अभी इसका यहाँ पे ये कुर्सियां पड़ी हुई हैं, इन कुर्सियों के लोहे को मैं गलाऊंगा तो इसमें कौन सा शुद्धि है? ज्यादा थोड़ी बहुत पेंट की है, 2-1 किलो घट जाएगा। बोलो, बाकी तो प्योर लोहा है। ये बच्चों शुद्ध लोहा है, कबाड़ा मतलब शुद्ध लोहा। इसमें जो भी अशुद्धियां निकलनी थी वो पहले ही राउंड में निकल चुकी हैं, पहले ही राउंड में वो सब निकल चुकी हैं। अब इसको गलाना है, और गलाने पर आपको 200 के 200 किलो या 2000 किलो जो भी आपका है, आपको यहां पर लोहा पुनः मिल जाएगा। समझ रहे आप बेटा?
जी सर। पुनः 200 किलो 2000 किलो लोहा मिल गया। तो ये बताइए परिवहन लागत में कहीं कोई प्रॉब्लम आई? मान लो तुम यहां से, जैसे ये बोकारो है, बोकारो स्टील प्लांट है सपोज, इस बोकारो स्टील प्लांट से दिल्ली तुम लोहा लाते, ये मान लो लगभग 1500 किलोमीटर की दूरी है, चाहे 1000 किलोमीटर की दूरी मान लो। तो यहां सरिया जो बनता, जो सरिया बनेगा वो शुद्ध कच्चा माल है, शुद्ध माल है, सरिया मतलब शुद्ध माल। तो जो भी यहां पे आप परिवहन कर रहे हो उसकी कॉस्ट तो देनी पड़ेगी ना। परंतु जरा सोचो, यहीं पर तुमने शुद्ध लोहा यानी कबाड़ा इकट्ठा कर लिया, इसी को स्मेल्ट कर दिया, स्मेल्ट करके पिघला के सरिया बना दिया, दिल्ली मार्केट में भेज दिया। तो ये बताइए आपकी परिवहन लागत बच गई कि नहीं? जी सर, जी सर, बच गई। सर बच गई। परिवहन लागत बचने का मतलब है आपका प्रोडक्ट सस्ता हो गया। समझे कि नहीं? आप ध्यान रखना, कोई भी प्रोडक्ट जब बनता है दो लागत सबसे महत्वपूर्ण होती है बच्चों। पहली लागत लेबर की होती, पहली लागत लेबर की होती। लेबर की लागत ज्यादातर चीजों में लगभग 35% तक होती है। फिर दूसरी लागत परिवहन लागत होती है, ये भी लगभग कई जगहों पर 30-30, 40-40% तक हो जाती है। डिपेंड करता है बच्चे दूरी पे, क्योंकि हमारी किताबें जाती है ना, तो कई बार किताबें जैसे पटना जा रही हैं किताबें, तो हम लोग 2, 4, 10 किताब नहीं भेजते हैं, या 50 किताब लेनी हो तो बोलो। क्यों? ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट उतनी मिनिमम बंदी हुई हो, कहेगा सर इतना बड़ा वो लगे, वो तो आपको देना ही पड़ेगा। अब इसमें 10 हो या 20 हो हमें मतलब, क्योंकि कागज की फॉर्मेलिटी उठाना ये वो तो लगभग सब काम उसी जैसा होगा ना, बोलो। तो यहां पर परिवहन लागत एक बड़ी लागत है, खासकर जैसे देखो फल वगैरह जो होते हैं बच्चों, आप लोग विश्वास करिए फल जहां पर टूटते हैं वहां मुश्किल से, जैसे मान लो एप्पल की बात कर लो, जहां से टूटते हैं वो मुश्किल से 20-25 रुपए किलो लोड होते हैं। मैं बहुत बढ़िया सेब की बात कर रहा हूं, जो मार्केट में हो सकता है 150 से 200 रुपए किलो तक बिके, मैं उसकी बात कर रहा हूं। वहां पर मुश्किल से 20 से 25 रुपए किलो लोड होगा। आप जरा सोचो, जम्मू से, कश्मीर वैली से दिल्ली आएगा तो कितना खर्चा होगा। कई बार पता है, मान लो 50,000 का सेब है, तो हो सकता है बच्चों 50,000 रुपए गाड़ी वाला ले ले वहां से लाने। जी सर, परिवहन लागत इसीलिए महंगा होता है। अब सोचो वहां से सेब मुंबई जाएगा, वहां से सेब कन्याकुमारी चेन्नई जाएगा, सोचो यार, है या नहीं? तो कब हो सकता है 150% लागत लग जाए, यानी 50,000 का सेब और 75,000 या 80,000 या 1,00,000 का हो सकता है ट्रांसपोर्टेशन चार्ज हो जाए। तो परिवहन लागत ऑलवेज इंपॉर्टेंट, ध्यान रखना। एंड तीसरी लागत जो होती है वो होती है कच्चा माल, कच्चा माल। बाकी छोटी मोटी और दूसरी जो लागत है वो ठीक। तो ये बताओ, बनने में जो श्रम लगा वो तो यहाँ पे भी लगेगा, वो देना ही है तुम्हें, है कि नहीं? फिर मेन तुम्हें जो ट्रांसपोर्टेशन चार्ज वो देनी है, वो चार्ज बनवाओ तुम, यहाँ पे भी लेबर देना ही है, परंतु तुम ट्रांसपोर्टेशन चार्ज बचा लो। समझे कि नहीं?
तुम्हें यहां पर स्थापित करने में तब प्रॉब्लम होती कि जब खान के पास से कच्चा माल मंगवाते। ये उत्पादित माल है बच्चों, तो उत्पादित माल मतलब शुद्ध माल हो गया। यदि कच्चा माल अयस्क मंगवाते तब आपकी परिवहन लागत बहुत ज्यादा हो, इतनी ज्यादा हो जाती कि आपकी फैक्ट्री यहां पे बियर नहीं कर पाती। क्यों? सोचिए, 100 किलो लोहे को गलाने के लिए लगभग 150 किलो वो चाहिए कोयला, और कोयला प्रक्रिया के दौरान अपना सारा वजन खो देता है। तो ये बताइए नुकसान हुआ कि नहीं? आपका नुकसान हुआ ना। तो इस तरह से कहने का मतलब ये है कि बहुत सारे छोटे छोटे स्टील प्लांट आप एनसीआर के आसपास देखोगे। एनसीआर के आसपास से बाजार के वजह से स्थापित। क्यों भाई? एनसीआर में जरा बताओ किस तरह के उत्पाद की जरूरत पड़ेगी? एनसीआर के आसपास यदि मैं लगा रहा हूं तो किस तरह के उत्पाद की जरूरत पड़ेगी यहाँ की बाजार को? कबाड़ा। अरे कबाड़ा लगाओगी, घर बना रही हो तुम? उत्पाद की जरूरत होगी बाजार को। मैं कह रहा हूं बाजार को किस प्रकार के उत्पाद की जरूरत होगी? सरिया की, फिर गाटर, है ना? सरिया, गाटर, सहतीर, विभिन्न प्रकार के उत्पादों की जरूरत होती। मकान बनते इसी की जरूरत होती है ना बच्चों। क्यों भाई? एनसीआर का मतलब है जहां बड़े बड़े नगर हैं सभी। अब यहाँ पे क्या भाई, मेट्रो बन रही है तो यहाँ पे बिल्डिंग्स इतनी सारी बन रही, ये बन रहा, वो बन रहा, लोहे की भारी मांग। पर किस तरह के लोहे की मांग? तो विशेष रूप से सरिया, गाटर, इस तरह की डिमांड। फिर अब इन तरह की चीजों की डिमांड है तो यहीं पर बना के और यहीं पर भेज दिया, ये लो भाई, ये ले जाओ, ले जाओ। इसलिए आप देखोगे गाजियाबाद, मुजफ्फरनगर, मेरठ, हिसार, पलवल, कुरुक्षेत्र, अनेक एरिया में देखोगे छोटे छोटे बहुत सारे स्टील प्लांट आपको मिलेंगे, जिनका कच्चा माल क्या है? कबाड़ा, स्क्रैप। समझे बच्चों? स्क्रैप। आज दुनिया में जब देखोगे मोटा मोटी तो विश्व में लगभग 13% लोहा जो बनता है स्क्रैप से बनता है। एक एक ग्राम लोहा को गला दिया जाता है। हमारे यहाँ स्क्रैप की वैल्यू उतनी नहीं है। जापान, चाइना, साउथ अफ्रीका, अमेरिका और जो देश है वहां पे स्क्रैप की बहुत अधिक वैल्यू है। दुनिया के बहुत सारे देश हमारे यहाँ से हाई प्राइस देके हमारे स्क्रैप को उठा ले जाते हैं। पता आप लोगों को? उठा ले जाते हो? हाँ, हम लोग बेच देते हैं क्योंकि उन्हें पता है ये जो कच्चा माल हम लेके जा रहे हैं ये शुद्ध कच्चा माल है, प्रक्रिया के दौरान वजन नहीं खोएगा। तो इस तरह से देश में यहां पर फिर बात हो रही विशाखापट्टनम की। यस, विशाखापट्टनम स्टील प्लांट एक एक्सेप्शन इस रूप में है कि यह तट पर स्थित है। इसका कारण क्योंकि लो इस्पात उद्योग के लिए कोकिंग कोयला की जरूरत होती है, बढ़िया क्वालिटी के कोयले की, ज्यादातर एंथ्रेसाइट कोयला वगैरह जरूरत पड़ती है। तो ऐसे में अच्छे किस्म के कोयले इंपोर्ट करने पड़ते। तो बंदरगाह के पास होने का सबसे बड़ा लाभ ये मिलता है कि यह तुरंत वहीं से माल उतरवा देता। फिर बहुत सारा जो माल बनाता है एक्सपोर्ट भी कर देता। इसके बैकग्राउंड में जो बेलाडीला खान है छत्तीसगढ़ में, वहां से बड़ी आसानी से लोह अयस्क को मंगवा देता। समझ रहे? तो इस तरह से इसे बंदरगाह की सुविधा का
विशेष लाभ लिख, आगे लिख लेना जरा। भारत में लौह इस्पात संयंत्र, भारत में लौह इस्पात संयंत्र प्रायः खानों के पास पाए जाते हैं। खानों के पास पाए जाते हैं, चाहे वह लोहा हो या कोयला की खानें, चाहे वे लोहा हो या कोयला की खानें। परंतु सूक्ष्म दृष्टि से देखने पर स्पष्ट होता है कि भारत में अनेक छोटे स्टील प्लांट, अनेक छोटे लौह इस्पात संयंत्र खानों से काफी दूर बाजार के आसपास स्थित है। बाजार के आसपास स्थित है। आसपास स्थित है। विशेष रूप से एनसीआर के क्षेत्र में, एनसीआर के क्षेत्र में इस प्रकार के इस्पात संयंत्र इस प्रकार के इस्पात संयंत्र विशेष रूप से लोहे के कबाड़ों के रूप में प्राप्त कच्चे माल पर आधारित है। कच्चे माल पर आधारित है। ऐसे या ऐसा लिख, ऐसा कच्चा माल शुद्ध होता है। ऐसा कच्चा माल शुद्ध होता है, अर्थात प्रक्रिया के दौरान
वजन नहीं खोता है। वजन नहीं खोता, वजन नहीं खोता। बड़े नगरों एवं आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों से एवं बड़े नगरों एवं आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों से बड़ी मात्रा में लोहे का कबाड़ा प्राप्त होता है। प्राप्त होता है। इन नगरों के आसपास, इन नगरों में विद्युत सुविधा, विद्युत ऊर्जा, इन नगरों में विद्युत ऊर्जा की उपलब्धता के कारण उन्हें आसानी से गला दिया जाता है। उन्हें आसानी से गला दिया जाता है। और विभिन्न प्रकार के उत्पाद और विभिन्न प्रकार के उत्पाद जैसे सरिया, गाटर, सहतीर, एंगल, पाइप। तो क्या बोले गाटर के बाद? एंगल, पाइप आदि आसानी से बना लिए जाते, आसानी से बना लिए जाते। बना लिए जाते। समझ गए बच्चों? जिनकी स्थानीय बाजार में, जिनकी स्थानीय बाजार में निरंतर मांग बनी रहती, निरंतर मांग बनी रहती है। इसके अलावा विभिन्न प्रकार के कृषि उपकरणों, विभिन्न प्रकार के कृषि उपकरणों के बनाने में भी, उपकरणों के बनाने में भी इनका प्रयोग होता है। इनका प्रयोग होता है। समझ गए बच्चों? समझे कि नहीं भाई? जी सर। यस सर। आगे लिखिए। दिल्ली के आसपास के नगरों जैसे मेरठ, मुजफ्फरनगर, गाजियाबाद, मेरठ, गाजियाबाद, पलवल, मथुरा, आगरा आदि स्थानों पर
पलवल के बाद नाम बोलिए। पलवल, मथुरा आदि नगरों, मथुरा, आगरा आदि नगरों में छोटे छोटे अनेक संयंत्र आसानी से देखे जा सकते हैं, आसानी से देखे जा सकते हैं। स्थानों में छोटे बड़े अनेक संयंत्र देखे जा सकते हैं, देखे जा सकते हैं। समझ गए बच्चों? तो ये इस तरह के कहे जा सकते हैं। ऐसे बहुत सारे देश के विभिन्न भागों में मिल जाएंगे। चलो भाई, एक तो ये कारण हो गया। अब इसमें विशाखापत्तनम स्टील प्लांट थोड़ा सा और दूसरे तरह, आगे लिखो, पैरा बदल दो। विशाखापट्टनम स्टील प्लांट, विशाखापट्टनम लौह इस्पात संयंत्र, विशाखापट्टनम लौह इस्पात संयंत्र देश का पहला समुद्र तट पर स्थित, देश का पहला समुद्र तट पर स्थित इस्पात कारखाना है, जिसकी स्थापना विशाखापट्टनम बंदरगाह देश का पहला समुद्र तट पर स्थित इस्पात कारखाना है, जिसकी स्थापना विशाखापट्टनम बंदरगाह के पास की गई है। की गई। इसकी अवस्थिति के कारक निम्नलिखित हैं। यह बैलाडीला की खानों से छत्तीसगढ़, यह बैलाडीला की खानों से लौह अयस्क प्राप्त करता है। तो वहीं समीपवर्ती क्षेत्रों से मैंगनीज और डोलोमाइट प्राप्त करता है। नेक्स्ट पॉइंट, खम्माम जिला से सुना है? खम्माम जिला से, ये आंध्र प्रदेश में, खम्माम जिला से बड़ी मात्रा में चूना पत्थर प्राप्त करता है। इसको, नेक्स्ट पॉइंट, इसको कोयला दामोदर घाटी
दामोदर घाटी या फिर आयात से प्राप्त करता है। आयात से प्राप्त करता है। सर बोल रहे थे, इसको बोल रहे थे ना, इसको कोयला दामोदर हाँ घाटी। बिल्कुल बिल्कुल, इसको मतलब यहाँ पे प्रोनाउन हुआ ना। सर खम्मम किस स्टेट में बताया? ये आंध्र प्रदेश। तो यहाँ पे ध्यान रखना, इसको से मतलब वो वाला कल वाला इसको मत लगा लेना। इसको मतलब प्रोनाउन है यहाँ पे, इसको मतलब विशाखापट्टनम। तो याद रहेगा ये सब चीजें। जी सर। नेक्स्ट पॉइंट, बंदरगाह के कारण इसको आयात निर्यात की सुविधा भी आसानी से प्राप्त हो जाती है। यहां से बना लौह इस्पात, यहां लिखो, यहां पर बना लौह इस्पात चीन दक्षिण पूर्व एशिया के देशों दक्षिण पूर्वी एशिया के देशों को निर्यात किया जाता है। समझ गए बच्चों? तो ये कुछ आप एक्सेप्शन भी कह सकते हो, जो तट से दूर, खान से दूर। बोलिए, सब समझ में आ गया कि नहीं? जी सर। जी सर। चलो भाई, अब इससे थोड़ा एक और। हाँ सर, तो यहाँ पर बना हुआ जो मतलब उत्पाद है वो तो महंगा होगा। क्यों महंगा होगा भाई? तो खान से दूर है तो परिवहन लागत में तो ज्यादा होगा। कोयला बेटा देखो, दो तरह का होता है। कोयला आपने बड़ी मात्रा में इंपोर्ट जब किया तो एक साथ बल्क तो ये भी हो सकता है। दूसरे बच्चों, ये भी आप लोग शायद जानते हो कि लोहा वही रहता है, जब उसको बढ़िया किस्म का बना दोगे ना तो फिर प्राइस जो होती है ना आपके अनुसार होती है। ये बताइए, उसी लोहे की तुम गाड़ी बना देते हो तो प्राइस तुम्हारे अनुसार होती है कि कंपनी के अनुसार होती है? बोलो भाई। कंपनी के अनुसार। यानी कि जितना किसी चीज में गुणवत्ता जोड़ दोगे, प्राइस यानी वैल्यू एडिड प्रोडक्ट होता जाएगा, प्राइस बढ़ती जाएगी। बोलो। कबाड़ा बेटा बिकता है 20 रुपए किलो, प्रोडक्ट 20 रुपए, लोहे का प्रोडक्ट 20 रुपए किलो नहीं बिकता है। क्या बिकता है ना? नहीं सर। लोहे की जब कढ़ाई खरीदने जाते होगे तो वो 100 रुपए किलो बेचेगा मान लो, पर वही टूट फूट जाए तो 20 रुपए किलो जाए। तो बोलो, लोहा क्या घट गया ना? प्रोडक्ट की वैल्यू घट गई। अब वो काम का नहीं रहा, प्रोडक्ट घट गया। यानी कि अब फिर से उसको प्रोसेस करोगे तो फिर
कुछ नया प्रोडक्ट बनेगा तो फिर मनमाफी दाम मांगेंगे। लेना हो तो लो, नहीं तो जाओ। जैसे जापान में ना तो 1 ग्राम लोहा मिलता, न 1 ग्राम कोयला मिलता है। दुनिया के विभिन्न भागों से लोहा कोयला इंपोर्ट करता है और बनाता है बढ़िया किस्म के प्रोडक्ट। जापान की गाड़ियां पूरी दुनिया में रूल करती, क्यों करती कि नहीं? आपके इंडिया में ज्यादातर जो गाड़ियां चलती हैं 2 व्हीलर से 4 व्हीलर, वो सब जापान की हैं। जरा बताइए 2-4 गाड़ी बताओ भाई। राजेश बताओ सुजुकी। कौन सी? सुजुकी। अनमोल बताओ, और दूसरी बताओ, तीसरी। और बोलो भाई। अरे सुजुकी है, टोयोटा है, होंडा है, बोलो। कावासाकी। मित्सुबिशी है, कावासाकी है, यामाहा है। कौन कितने नाम लोगे? तो कहने का मतलब ये है कि वे बढ़िया माल बनाते हैं और फिर यहां पे भी खास तरह की स्टील बनते हैं और स्टील बना के अपने दाम पर बेचा जाता है। समझ गए? चलें अब? जी सर। चलो अब इस उद्योग से हम लोग थोड़ा आगे निकलते हैं और एक नए उद्योग की ओर हम लोग प्रवेश। डायग्राम बना दिया? बना लेंगे आप लोग? बनाइए सर। देखो ये लड़की जो प्रियंका तिवारी है ना, इसको ना ये अपना दिमाग कभी नहीं लगाना चाहती। ये सोचती है कि मेरा दिमाग कम से कम प्रयोग हो। बना लो फटाफट। विशाखापट्टनम, सलेम, भद्रावती, विजयनगर, भिलाई, जमशेदपुर, बोकारो, दुर्गापुर, राउरकेला, मेरठ, मुजफ्फरनगर, गाजियाबाद,
हो गया बच्चों? सर ये बीच में दोनों क्या लिखे हैं सर? ये राहुल केला है, विशाखापट्टनम के जस्ट विशाखापट्टनम, भिलाई, राहुल केला। राहुल केला, बोकारो, दुर्गापुर, हो गया? बन गया सबका? यस सर। चलिए भाई, एल्यूमिनियम उद्योग। बच्चों, ये भी हमारे देश का एक प्रमुख उद्योग है और भविष्य का एक बड़ा महत्वपूर्ण उद्योग। एल्यूमिनियम धातु के बारे में जानते होंगे कि एल्यूमिनियम एक ऐसा धातु है जिसका वर्तमान में बहुत अधिक उपयोग बढ़ता जा रहा है और यह आधुनिक समय में ढूंढा गया, आप कह सकते हैं ढूंढी गई धातु है। आप देखोगे कॉपर के बारे में हमारे पास बहुत प्राचीन जानकारी है विश्व के विभिन्न भागों में। लोहे से जुड़ी हुई जानकारी हमारे पास विश्व के विभिन्न भागों में बहुत प्राचीन है, पता आप लोगों को। परंतु एल्यूमिनियम की जानकारी हमारी लेटेस्ट, मतलब यूं मान लो 250-300 साल पुराना, इससे ज्यादा। और इसका प्रयोग आधुनिक समय में ज्यादा हुआ, पहले इसका प्रयोग इतना नहीं होता। आधुनिक समय में विशेष रूप से जब से इलेक्ट्रिसिटी इंडस्ट्री सामने आई, यानी कि इलेक्ट्रिक प्रोडक्ट जो बनने लगे, उसमें इसका प्रयोग होता है। विशेष रूप से जो बड़े बड़े मोटे मोटे तार बनते हैं, केबल्स वगैरह जो देखोगे वो इसी के होते, क्योंकि इसकी कंडक्टिविटी बहुत अच्छी है, लचीली है, ये हल्की है ये, इस वजह से विभिन्न जगहों पर इसका बहुत प्रयोग होता है। फिर उसके बाद देखोगे और बहुत सारी चीजें हैं भाई। आधुनिक समय में न सिर्फ तारों में यानी इलेक्ट्रिक प्रोडक्ट के रूप में इसका प्रयोग हो रहा है, बल्कि बिल्डिंग मटेरियल में भी यूज हो रहा है। क्योंकि ये बहुत हल्की होती है, इस वजह से सरिये की जगह इसका प्रयोग होता है। कई जगहों पर जितनी बढ़िया बिल्डिंग बनेगी ना बच्चों, बहुत ऊंची, जितनी बिल्डिंग ऊंची होती जाएंगी, ध्यान रखना, उसमें लोहे की जगह एल्यूमिनियम प्रयोग होता है। क्यों? एल्यूमिनियम को कुछ और धातुओं के साथ मिक्स कर दो तो लोहे के बराबर मजबूती आ जाती है, परंतु वजन बहुत सारा घट जाता है। और जितनी ऊंची बिल्डिंग होगी, वजन को कंट्रोल करना बहुत जरूरी होता है, अदरवाइज बिल्डिंग कोलैप्स कर जाएगी। तो आप लोग देख रहे हो बिल्डिंग मटेरियल में ग्रिल बन रही हैं, आपके जो खिड़कियां बन रही हैं, खिड़कियां दरवाजे देखा होगा आप लोगों ने। फिर ऑफिसेज में, उसमें क्या बोलते हैं, जो ऑफिस में एल्यूमिनियम की बीड लगती है, देखो पार्टीशन जो होता है, उन सब में इसका बड़ी मात्रा में प्रयोग होता है। और उसके साथ आज आधुनिक युग में इसके महत्व को देखते हुए, इसके करैक्टर को देखते हुए बहुत अधिक प्रयोग आपके हवाई जहाज निर्माण उद्योग में होता है। यह क्राफ्ट किसके बनते हैं? क्राफ्ट एल्यूमिनियम के बने होते हैं।
जितने भी एयरक्राफ्ट बनते हैं ना, हवाई जहाजें बनती हैं, वो एल्यूमिनियम की बनी होती है। पता आप लोगों को क्यों? क्योंकि एल्यूमिनियम बहुत हल्की होती, मजबूत भी होती, लचीली होती। तो ये सब इसके कुछ अपने गुण हैं और इसी वजह से इसकी मांग दिनों प्रतिदिनों बढ़ती जाए। फिर आधुनिक उद्योग में देखोगे गाड़ियों के इंजन, गाड़ियों के व्हील, आजकल आप लोग देखते हो गाड़ियों के व्हील जो आ रहे हैं वो इसी के तो बने हैं। मोटरसाइकिल के व्हील वगैरह एल्यूमिनियम के बने होते। गाड़ियों के जो इंजन वगैरह बने हो रहे इसी के बने, मिक्स धातु के बने आ रहे हैं। क्यों? इससे हल्की हो जा रही है, मजबूती वही और हल्की। तो हल्की होने से क्या होगा? इंजन की एफिशिएंसी बढ़ जाएगी। और आज की डेट में नो डाउट हर कोई इंजन की एफिशिएंसी ढूंढता है क्योंकि पेट्रोल बहुत महंगा हो रहा है ना। तो इस तरह से कहने का मतलब इस उद्योग की काफी महत्ता भारत में है। उद्योग आधुनिक समय में देखो धीरे धीरे स्थापित हुआ और सर नमस्ते नमस्ते। तो 15 करीब आधा घंटा रुकना पड़ेगा। तो मतलब आप 6 बजे के आसपास आओ। अच्छा हाँ हाँ अच्छा अच्छा। तो कोई नहीं, मैं 6 से 6:30 बजे फ्री रहूंगा। हाँ 6:30 बजे तक फिर क्लास रहेगी आज, फिर मैं 8:30 बजे फ्री हो जाऊंगा। आज मित्रगण लोग बहुत आ रहे हैं बड़ी समस्या हो जाती है। चलिए खैर, तो यहां पर कुल मिला के ये है कि भारत में ब्रिटिश काल के दौरान ही इस उद्योग को धीरे धीरे गति मिलनी शुरू। 1937 में एक बड़ा कारखाना स्थापित किया गया, प्रोडक्शन शुरू हुआ। उससे पहले कुछ प्रयास और भी हुए थे परंतु वे पूरी तरह से सफल नहीं हो पाए। परंतु जब बाद के समय ब्रिटिश सरकार ने इसको लिया और फिर आप देखते हो स्वतंत्रता के बाद सरकार द्वारा कुछ प्रमोट किया गया, प्राइवेट सेक्टर की पार्टनरशिप रही, तो रिजल्ट ये रहा कि यह उद्योग तेजी से डेवलप। लिखिए इसको। धातु कर्मी उद्योगों में लौह इस्पात के बाद लौह इस्पात के बाद एल्यूमिनियम उद्योग, लौह इस्पात के बाद एल्यूमिनियम उद्योग का दूसरा प्रमुख स्थान है। इसका उपयोग आज घरेलू उद्योग के बर्तन बनाने से लेकर आज इसका उपयोग हाँ सर दूसरा प्रमुख उसके बाद क्या बोल रहे हैं? दूसरा प्रमुख स्थान है। इसका उपयोग आज घरेलू उपयोग के बर्तन बनाने से लेकर सिक्कों सर क्या वर्ड बोल रहे हैं, नहीं समझ में। इसका उपयोग आज घरेलू उपयोग के बर्तन बनाने से लेकर, यहां तक लिख लिया। सिक्का नहीं सुना है? एल्यूमिनियम के सिक्के देखे कि नहीं आपने? आप लोग तो 1 रुपए के 5 पैसे, 2 पैसे, 20 पैसे, हाँ
हाँ, आप लोगों के आते आते तो 10 पैसे मेरे ख्याल से बाहर हो गया था, 25 पैसे भी बाहर हो गए थे। नहीं सर, 25 पैसा तो चला था वो। चला था सर। अच्छा, 10 पैसे चलाए हैं। 25 पैसे 50 पैसे तक चला था। हाँ, आप लोग ना 25 पैसे से नीचे वाले जनरेशन के मेरे ख्याल से नहीं होंगे। हाँ सर, सही बात है सर। सर हम लोग 98 से देखे हैं। सर हम 98 देखे हैं। हाँ, और हम लोग जैसे, बंद कर लो भाई, बंद कर लो, ये देखो कर लो। आशा दत्ता, बंद कर लो भाई। तो जैसे हम लोगों के समय था, हमने 5 पैसे देखे, 5 पैसे की हम लोग टॉफी लेने जाया करते थे। 5 पैसे मिल जाए तो आहा एकदम, मतलब 10 ही मिल जाए तो फिर तो हम लोग हवा में रहा करते थे, क्योंकि 10 का मतलब 2-3 टॉफी आती थी। सर कौन सा ईयर था? अरे भाई अब मत याद दिलाओ कौन से ईयर की बात, हम 80 की बात कर रहे हैं। वंस अपॉन ए टाइम व्हेन वी वर वेरी यंग, छोटे बच्चे थे, यानी कि पहली दूसरी क्लास में हम लोग पढ़ते थे जब, तब की मैं बात बता रहा हूँ। तो उस समय तो हमारे मतलब ग्रैंडपा वगैरह बोला करते थे कि 1 पैसा चलता था, 2 पैसा चलता था। 1 पैसे 2 पैसे मैंने देखे हैं पर चलाए नहीं है, वो चलते नहीं। तब तक था हमारे यहाँ, हमारे उस समय में आते आते वो आउटडेटेड हो गए थे। तो कहने का मतलब सिक्के बनाए जाते, सिक्कों, विद्युत तारों, सिक्कों, विद्युत तारों, रेल के डिब्बों, रेल के डिब्बों और हवाई जहाज आदि के निर्माण में, हवाई जहाज आदि के निर्माण में किया जा रहा है, किया जा रहा है। इसके अलावा ऑफिस में घरेलू उपकरणों के बनाने में, घरेलू उपकरणों के बनाने में भी इसका बड़ी मात्रा में प्रयोग होता है, इसका बड़ी मात्रा में प्रयोग होता है। इसे इस्पात, तांबा, जस्ता, इसे इस्पात, तांबा, जस्ता, सीसा, निकिल, सीसा, निकिल आदि के विकल्प के तौर पर, आदि के विकल्प के तौर पर प्रयोग किया जाता है, विकल्प के तौर पर प्रयोग किया जाता है। समझ गए बच्चों? ये भी अपने आप में लिखो। नेक्स्ट पैरा बदलो या हेडिंग लिख दो विकास। इस उद्योग का विकास कैसे हुआ। भारत में एल्यूमिनियम उद्योग की शुरुआत, भारत में एल्यूमिनियम उद्योग की शुरुआत द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान हुई, द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान हुई। उन्नीस सौ 1937 में एल्यूमिनियम कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, एल्यूमिनियम कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ईस्वी क्या बोली? 1937 में एल्यूमिनियम कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया
जेके नगर पश्चिमी बंगाल, जेके नगर पश्चिमी बंगाल का गठन हुआ, जिसके द्वारा 1942 में, जिसके द्वारा चेंज कर दिया अब शायद लग रहा मुझे। बोले थे 1937 में एल्यूमिनियम का, उसके बाद 1937 में एल्यूमिनियम कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, जेके नगर ब्रैकेट में पश्चिमी बंगाल का गठन हुआ, जिसके द्वारा 1942 में, जिसके द्वारा 1942 में एल्यूमिना तथा 1944 में एल्यूमिनियम का उत्पादन किया गया। इस 1944 के बाद क्या बोले? एल्यूमिनियम का उत्पादन किया गया। शायद बच्चों आप लोग जानते होंगे एल्यूमिनियम के मुख्य रूप से दो अयस्क हैं। एक तो है पहला बॉक्साइट, और दूसरा है एल्यूमिना। ये दोनों इसके अयस्क हैं, जिसमें सबसे ज्यादा मात्रा एल्यूमिनियम की जो होती है बॉक्साइट में होती है, और दूसरे नंबर पर एल्यूमिना होता है। तो यहां पर 1942 में एल्यूमिना पर आधारित जो है, यानी कि अयस्क के रूप में प्रयोग करके एल्यूमिनियम का प्रोडक्शन शुरू हुआ। ठीक है, शुरू हुआ, उत्पादन किया गया। इसके पूर्व इंडियन एल्यूमिनियम कंपनी, इसके पूर्व इंडियन एल्यूमिनियम कंपनी एलुपुरम कंपनी, एलुपुरम ब्रैकेट में केरल, एलुपुरम ने आयातित एल्यूमिना से एल्यूमिनियम चादरें बनाने का कार्य, एल्यूमिनियम चादरें बनाने का कार्य प्रारंभ किया। उन्नीस सौ 1944 में इस कंपनी को भी 1944 में इस कंपनी को भी सार्वजनिक क्षेत्र के अंतर्गत ले लिया गया। सार्वजनिक क्षेत्र के अंतर्गत ले लिया गया। यानी कि इसको सरकारी कंपनी घोषित कर दी गई। आगे लिखो। इस प्रकार स्वतंत्रता से पहले इस उद्योग की नींव, स्वतंत्रता से पहले ही इस उद्योग की नींव भारत में पड़ चुकी थी।
इस उद्योग का वास्तविक विकास द्वितीय विश्व युद्ध के वास्तविक विकास स्वतंत्रता के बाद हुआ और देश के विभिन्न भागों में अनेक कारखाने निजी एवं सार्वजनिक क्षेत्र के रूप में कार्य कर रहे हैं। अब नेक्स्ट हेडिंग दो, स्थानीयकरण। स्थानीयकरण, यहाँ पे स्थानीयकरण से मतलब बच्चों बार बार देखो वही सब चर्चाएं हो रहे, एक पैटर्न, आंसर का एक अपना पैटर्न दिखाई दे रहा होगा। हर उद्योग का अपना एक स्थानीयकरण का कारक होता है। यह उद्योग भी भारी खनिज आधारित यानी अयस्क आधारित। आप अनुमान लगा सकते हैं इसके जो दो अयस्क हैं, बॉक्साइट में लगभग 60% के आसपास तक एल्यूमिनियम होता है और बाकी लगभग 40% जो होता है वेस्टेज होता है, नहीं मिट्टी वगैरह दूसरी। फिर दूसरा एल्यूमिना मुश्किल से 40 से 50% एल्यूमिनियम होती है, बाकी फिर वेस्टेज होता है। समझिए इस बात को। बाकी क्या बता रहे दोनों में से? वेस्टेज होता है भाई, वेस्टेज वर्ड तो समझ सकते हो, बंद करो पहले माइक को। वेस्टेज मतलब बेकार मिट्टी वगैरह ना, इतने दिनों से बात रोज वही बातें होती हैं। भारी खनिज जो भी होगा उसमें वेस्टेज होगा यानी अयस्क के रूप में प्राप्त होगा। इसका मतलब ये है कि इतनी बड़ी मात्रा में माल को ढो के ले जाओगे तो परिवहन लागत ज्यादा पड़ेगी। समझे या नहीं बात? फिर दूसरी बात सोचो, अब बात आई बॉक्साइट की। बॉक्साइट को गलाने के लिए बच्चों बहुत बड़ी मात्रा में कोयले की जरूरत होती है। ये बड़ी खास बात, यानी कि 1 टन बॉक्साइट गलाने के लिए कई टन तुम्हें कोयला चाहिए, क्योंकि बहुत हाई टेम्परेचर पे स्मेल्ट होता है, इसका प्रगलन होता है, पिघलता है। और जब पिघल जाता है तब फिर उसमें प्रोसेस करके एल्यूमिनियम को अलग करोगे, मिट्टी जो वेस्टेज होगी अलग करोगे। तो ऐसे में बताइए यह कहाँ पे लगाया जाए, यानी कि जहां एल्यूमिनियम के अयस्क प्राप्त हो रहे हैं उस खान के पास कि कोयला की खान के पास, बताइए कहाँ पे लगाया जाए? कोयले की खान के पास, बिल्कुल सही। या बच्चों ये भी हो सकता है आधुनिक तकनीक की वजह से कोयला जो बड़ी मात्रा में हाई टेम्परेचर दे के इसको गलाता है, उसकी जगह यदि हम हीटर का प्रयोग कर लें तो उसकी जगह हीटर, हम सीधे सीधे हीटर पर कुछ बना दें। हीटर यानी कि इलेक्ट्रिसिटी से चल रहा है, वो बिजली से चल रहा है। यानी कहीं पर मान लो कोई बड़ा थर्मल पावर प्लांट हो
उस थर्मल पावर प्लांट या हाइड्रो पावर प्लांट हो जहां बड़ी मात्रा में सस्ती विद्युत उपलब्ध हो, वहां पे भी लगा सकते हैं। भाई सिंपल कोयले का प्रयोग क्यों हो रहा है? इसको स्मेल्ट करने के लिए, पिघलाने के लिए। यदि हम वही सुविधा तकनीकी की दृष्टि से और एडवांस रूप में उपलब्ध करा दें और इसको गला दें, और वो क्या, एक तरह से हीटर, यानी कि सस्ती जल विद्युत या सस्ती तापीय ऊर्जा उपलब्ध है जहां पर, वहां पर भी इसके पावर प्लांट लगाए जा सकते हैं। समझिए इस बात को। यानी कि यदि यहां पर एल्यूमिना मिल रहा है, R1 है, एल्यूमिनियम बॉक्साइड जो भी है मिल रहा है, और यहां मान लो कोई बाजार है या यहां पर कोयला है या इलेक्ट्रिसिटी है, तो हमें क्या करना चाहिए भाई? यहां पर ऐसे लगा सकते हैं। समझ रहे आप लोग? इसको, कोयले को यहां ले जाना बहुत समझदारी नहीं। और जनरली जहां पर ये मिलता है वहां पर कोयला वाला जनरली नहीं मिलता आसपास। हाँ बोलो भाई, कोई बोलना चाह रहा था। तो इस तरह से यह उद्योग जो है ऊर्जा आधारित उद्योग, ऊर्जा का प्रभाव सबसे पहले देखा जाता है। और सर मुझे बोलना था, एल्यूमिनियम और एल्यूमिना दोनों एक ही है सर? क्या बेटा? एल्यूमिनियम और एल्यूमिना दोनों एक ही है? कहाँ रहते हो बेटा? ये सामने क्या लिखा हुआ है? बताओ राजेश। राजेश बोल रहा है ना? हाँ सर। तुम ही बताओ क्या है ये? हाँ सर, अयस्क है। अयस्क का मतलब क्या मैंने बताया? ऐसा पदार्थ जिसमें फालतू की बहुत सारी चीजें भी मिक्स हो। फालतू से मतलब, अरे भाई जमीन से निकल रहा है तो मिट्टी वगैरह मिक्स होगी। तो ये बताओ उसको साफ करोगे कि नहीं? तो जब साफ करना पड़ता है तो वही कहलाता अयस्क ओर। तो बॉक्साइट और एल्यूमिना जो हैं ये दोनों ओर हैं, अयस्क हैं। इन्हीं जब दोनों को फिल्टर करोगे, साफ करोगे, तब फिर मिलेगा तुम्हें एल्यूमिनियम। समझा नहीं? हाँ सर। तो बेटा दिमाग दौड़ाया करो यार। राजेश तुमने तो नाक कटा दी मेरी यार। क्यों राजेश, ऐसे नाक कटाओगे मेरी? नहीं सर, नहीं सर। 10 बार मैं कहा हूं एल्यूमिनियम, इसलिए देखो मैं लिख के छोड़ रखा हूं। मुझे पता था कि बच्चे कंफ्यूज होंगे अभी। हमें पता है क्योंकि हर बैच में तो एक बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि सर एल्यूमिनियम एक ही है। नहीं भाई, ये दोनों अयस्क हैं। अयस्क मतलब एक तरह से मिक्स विद सो मैनी थिंग्स, विभिन्न प्रकार की चीजों से मिश्रित है। जब उन्हें साफ करोगे तब आपको शुद्ध धातु प्राप्त। क्लियर? तो यहां पर भारत में इसकी संभावनाएं इसलिए ज्यादा हैं कि हमारे यहाँ बॉक्साइट मिलती है बच्चों, बहुत अच्छे किस्म की बॉक्साइट मिलती है। कहीं कहीं एल्यूमिना भी मिलता है, और हमारे यहाँ कोयला भी मिलता है बड़ी मात्रा में। इसका मतलब तुम इस उद्योग को स्थापित करो तो आसानी से प्रोसेस कर सकते हो, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। यानी कि स्थानीयकरण के कारकों में ध्यान रखना, कच्चा माल प्रमुख है। तो कच्चे माल में अयस्क भारी है, और फिर दूसरा क्या है? कोयला, यानी ऊर्जा की उपलब्धता। तो ये जनरली कोयले की खान के पास होंगे, या फिर कहीं और जहां पर थर्मल पावर प्लांट्स हों,
या हाइड्रो पावर प्लांट से आसानी से बिजली उपलब्ध हो, वहां पर ये उपलब्ध, वहां पर इनकी फैक्ट्री लग सकती है। क्लियर? लिखिए। एल्यूमिनियम उद्योग के स्थानीकरण पर, एल्यूमिनियम उद्योग के स्थानीकरण पर बॉक्साइट की उपलब्धता, बॉक्साइट की उपलब्धता और परिवहन लागत का प्रभाव, परिवहन लागत का प्रभाव। सर बॉक्साइट इसके बाद सर? एल्यूमिनियम उद्योग के स्थानीकरण पर बॉक्साइट की उपलब्धता और परिवहन लागत का प्रभाव स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है। एक अनुमान के अनुसार, एक अनुमान के अनुसार एक टन एल्यूमिनियम बनाने के लिए, एक टन एल्यूमिनियम बनाने के लिए 6 टन बॉक्साइट, 6 टन बॉक्साइट, 0.44 टन कोक, 0.44 टन कोक यानी कि फाइन क्वालिटी का कोयला, स्पेशल कोयला होता है कोकिंग कोल, कोक, 0.26 टन कास्टिक सोडा, सर फिर से मतलब 0.26 टन कास्टिक सोडा, नहीं सर 0.44 के बाद 0.44 टन कोक, 0.26 टन कास्टिक सोडा, 0.09 टन चूना, 0.09 टन चूना, कुछ मात्रा में क्रायोलाइट, कुछ मात्रा में क्रायोलाइट, क्रायोलाइट, एल्यूमिनियम फ्लोराइड, फ्लोराइड, एल्यूमिनियम फ्लोराइड, सोडा एस, सोडा एस और 18,050 किलोवाट बिजली की जरूरत होती है, बिजली की जरूरत होती है। सोचो 1 टन बनाने के लिए कितना टन तुम माल गला रहे हो, सोचो मिक्स कर 6 टन तो बॉक्साइट चाहिए। सर बहुत हाई टेम्परेचर लगता होगा सर? बहुत हाई टेम्परेचर इन सब पर मिक्स किया जाता, समझे, तब ये बनता है। तो इसीलिए ये ज्यादातर ऊर्जा के क्षेत्र के पास में स्थापित है। आगे लिखो इसी में, इसी सेंटेंस को कैरी ऑन करो। इन सब के परिणाम स्वरूप ही, इन सब के परिणाम स्वरूप यह उद्योग मुख्यतः ऊर्जा केंद्रों के पास में, ऊर्जा केंद्रों के पास में पाया जाता है। इस समय देश में एल्यूमिनियम के, इस समय देश में
एल्यूमिनियम के 6 प्रमुख उत्पादक केंद्र हैं। 6 प्रमुख उत्पादक केंद्र हैं। नंबर 1, एल्यूमिनियम कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। नंबर 1, एल्यूमिनियम कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, जेके नगर। जेके नगर। इसकी स्थापना 1937 में, इसकी स्थापना 1937 में जेके नगर में की गई। जेके नगर में की गई। और इसमें उत्पादन कार्य 1942 में प्रारंभ हुआ। इसे बॉक्साइट रांची ब्रैकेट में लिख लो, झारखंड, और उचेरा ब्रैकेट में मध्य प्रदेश, ब्रैकेट में मध्य प्रदेश से प्राप्त होता है। इसकी निजी कोयला खदान, ताप विद्युत संयंत्र, और कोयला खदान, ताप विद्युत संयंत्र और पेट्रोलियम कोक निस्तापन इकाइयां हैं। इसकी वार्षिक क्षमता 9,000 टन एल्यूमिनियम पिंड 9,000 टन एल्यूमिनियम पिंड बनाने की है। सर एल्यूमिनियम, उसके बाद एल्यूमिनियम पिंड बनाने की है, यानी कि 9,000 टन ये एल्यूमिनियम बना लेता, निकाल लेता। ठीक है, नेक्स्ट लिखिए भाई, इंडियन एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड। इंडियन एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड।
लिखो इंडाल्को। इंडाल्को, इसकी स्थापना 1938 में की गई थी। इसकी स्थापना 1938 में की गई थी। अब यह हिंडाल्को इंडस्ट्रीज अब यह हिंडाल्को सर ऊपर भी इंडाको है कि इंडाल्को? क्या लिखा है बेटा बताओ। आशा, आशा बताओ। सर आप आपके मुंह से इंडाल्को सुनाई दे रहा है और वहाँ इंडाको लिखा हुआ है। ये इंडाल्को है, ये हिंडाल्को है। मैं दोनों शब्द बोल रहा हूं समयानुसार। यानी कि इंडाल्को जो है, इंडाल्को ये ध्यान रखना 1938 में स्थापित की गई थी, परंतु सर इंडाल्को में एल मिसिंग है। इंडाल, अच्छा हाँ इंडाल्को है ना। और ये सर स्टार्टिंग में आपने बोला था इंडाल्को, उसके बाद इसकी स्थापना 1938 में की गई थी, ये सही है ना? हाँ एकदम सही है। सुन लो, क्यों परेशान? सेकेंड बार में हिंडाल्को बोले। हाँ बिल्कुल सही बोला, मैं सही बोला, परेशान मत। बाद में दूसरी कंपनी बनी, उसका इसमें 5-6 आपको मिलेंगे। हिंडाल्को, इंडाल्को, माल्को, बाल्को, सुना है? सर हिंडाल्को में भी एल मिसिंग है। बात तो सही है, थैंक यू। माल्को, बाल्को, कि आप एल लिख नहीं रहे हैं और एल बोल रहे हैं तो बाल्को। अब देखो, भारत एल्यूमिनियम कंपनी, माल्को मद्रास एल्यूमिनियम कंपनी, समझे? तो कई सारी आपको हिंडाल्को, माल्को, नाल्को, नाल्को मिलेगी एक। और बोलो, कई सारे मिलेंगे ऐसे सब। तो ये हिंडाल्को यानी कि हिंदुस्तान एल्यूमिनियम कंपनी, इसकी फुल फॉर्म क्या होती है? हिंदुस्तान एल्यूमिनियम कंपनी, लिखो। अब यह हिंडाल्को इंडस्ट्रीज लिमिटेड के अधीन, अब यह हिंडाल्को इंडस्ट्रीज लिमिटेड के अधीन संचालित है, संचालित है। यह एक एकीकृत संयंत्र है, यह एक एकीकृत संयंत्र है। सर दोबारा बोलिए ना। यह एक एकीकृत संयंत्र है जिसमें एल्यूमिनियम और एल्यूमिनियम चादरों के बनाने का काम। सर हाँ बोलो। सर हिंडाल्को इंडस्ट्रीज के बाद से रिपीट कर दीजिए ना। इंडस्ट्रीज के अधीन संचालित है, यह एक एकीकृत संयंत्र है जिसमें एल्यूमिनियम और एल्यूमिनियम चादरों के बनाने का काम, चादरों के बनाने का काम विभिन्न स्थानों पर किया जाता है। एल्यूमिना का निर्माण मूरी, एल्यूमिना का निर्माण मूरी, ब्रैकेट में लिखो झारखंड, रांची के पास में स्थान है मूरी।
ये प्लॉटिंग में आती है, ध्यान रखना। मूरी, कॉमा, प्रगलन इकाइयां एलुपुरम, प्रगलन इकाइयां एलुपुरम। कहां पे एलुपुरम? अभी मैंने बताया था केरला, केरल, केरल, हीराकुंड, हीराकुंड, हीराकुंड कहां पे भाई? बोलिए, हीराकुंड कहाँ है? उड़ीसा। उड़ीसा। हाँ, ओडिशा। एवं बेलगाम, एवं बेलगाम। बेलगाम कहाँ पे है? बोलिए भाई, बेलगाम कहाँ है? वेरी गुड, कर्नाटक। कर्नाटक। और एल्यूमिनियम चादर बनाने की रोलिंग मिल, और एल्यूमिनियम चादर बनाने की रोलिंग मिल, रोलिंग मिल बेल्लूर। सर एल्यूमिनियम चादर बनाने के एवं एल्यूमिनियम चादर बनाने की रोलिंग मिल, रोलिंग, रोलिंग मिल बेल्लूर, बेल्लूर पश्चिमी बंगाल, बेल्लूर पश्चिमी बंगाल में स्थित है। नेक्स्ट पैरा, इसे बॉक्साइट लोहरदगा, इसे बॉक्साइट लोहरदगा। कहाँ है लोहरदगा? झारखंड। झारखंड में सर। पक्का? आशा, आशा, यस सर। आशा जो बताएगी वही सही होगा भाई, और कोई नहीं। जी सर, झारखंड में ही है। ठीक ठीक ठीक, चलो ब्रैकेट में लिख सकते हो झारखंड। लोहरदगा के पास की बागरू खान, पास की बागरू पहाड़ियों से, बागरू पहाड़ियों से प्राप्त होता है। तो वहीं कोयला दामोदर घाटी के क्षेत्र से और जल विद्युत हीराकुंड बांध से प्राप्त होता है, हीराकुंड बांध से प्राप्त होता है। तो ये है आपका हिंडाल्को। ठीक है बच्चों, हिंडाल्को जो अब संचालित किसमें होता है? हिंडाल्को के अंतर्गत। क्लियर? तो ये हुआ एल्यूमिनियम के, बाकी के और सब चर्चा हम लोग कल करेंगे। कल फिर बातें। और कोई बात? बोलिए भाई, और किसी कोई प्रश्न? तो सभी देवता फिर प्रस्थान करें अपने अपने, और फिर हम लोग सर बोल रहे मेरी पिछली क्लासेस छूट गई है, तो आप अपलोड करवा दीजिएगा वीडियो। बिल्कुल बेटा, मिल जाएगी पैसा। ठीक है, बस प्रक्रिया में सर मुझे क्लास समझ में नहीं आ रही है। कौन सी?
अभी वाली, क्योंकि मेरी पीछे वाली क्लास छूटी हुई है ना, इसलिए। हो सकता है बेटा, अभी ऐसी तो उसमें पीछे की क्लास से कोई खास मतलब ही नहीं है। फिर भी एक लय होता है ना सर, वो माइंड में कहीं ना कहीं लगता है, वो माइंड में पहले ही सोच लिया जाता है ना कि छूट हाँ, गया तो नहीं समझ हाँ, रहा है, वही उसके इसलिए। माइंड में है। बाकी तो देख रहे हो ना, हर टॉपिक अपने आप में काफी हद तक इंडिविजुअल है। क्यों भाई? सर एटलस ऐप डाउनलोड कर ले, अभी तक नहीं किए हैं। हाँ, डाउनलोड कर लो, देखो हो सकता है कल, आज या कल से क्लासेस आने लगेंगी वहाँ पे। एटलस ऐप। हाँ, एटलस। तो चलो फिर बच्चों, बाय। थैंक यू सर। एटलस IAS। हाँ, एटलस IAS।